नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक हमारा है सॉल्व पेपर। मनोविज्ञान पेडागॉजी सॉल्व करने का आसान ट्रिक लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। इस तरह के सॉल्व पेपर मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहूंगा। आपसे मेरा एक ही गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा। और हमारे चैनल पे सी-टेट संबंधित बहुत सारे नोट्स हैं, उसे भी आप देखिए, चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे सोशल साइंस का हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा सॉल्व पेपर है उसे करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला है आपका विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, दूसरा है आपका अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, तीसरा है आपका विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, और चौथा है आपका विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो यहां पर देख लीजिए, मैं आपको जो ये प्रश्न है वो किस संबंधित है उसका भी जानकारी देना चाहूंगा। इसका वैसे करेक्ट आंसर है आपका पहला, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। यह अभिप्रेरणा के सिद्धांत के ऊपर का प्रश्न है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को प्रभावित करती हैं। इसलिए स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है। इसलिए आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप एक बार पहले आसानी से इस प्रश्न को पढ़िए। इसके जो मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही टिक लगाइए। दूसरा है आपका कि विकास शुरू होता है। पहला है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा है आपका प्रसव पूर्वावस्था से, तीसरा है आपका शैशवावस्था से, और चौथा है आपका पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, आप भी सोच लीजिए अपने मन में, मैं आपको बता रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से। इस बात को ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आता ही है। देखिए, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है, लेकिन रॉस महोदय के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो बालक की विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 तो हैं, लेकिन उसका भी विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला अवस्था जो है आपका, वो है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था में 1 से 5 वर्ष होता है, बाल्यावस्था में आपका 5 से 12 वर्ष होता है, और किशोरावस्था में आपका 5 से 18 वर्ष होता है, तथा प्रौढ़ावस्था में आपका 18 वर्ष से ऊपर होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर देंगे। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि बहुविधि
बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। पहला है आपका इसका ऑप्शन तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा है आपका प्राकृतिक बुद्धि, चौथा है आपका भाषिक बुद्धि, तीसरा है आपका भाषिक बुद्धि और चौथा है आपका स्थानिक बुद्धि। तो इसका वैसे देखा जाए तो करेक्ट आंसर है आपका दूसरा, प्राकृतिक बुद्धि। आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ध्यान से नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ध्यान से कीजिएगा। प्राकृतिक बुद्धि, अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि गार्डनर के बहुविधि मतलब इनके जो बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, गार्डन के जो बहुविधि सिद्धांत है उनके अनुसार पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों आदि प्राकृतिक तत्वों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न आता ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न है आपके सामने में। इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए क्या होगा पहले से, क्योंकि हम सॉल्व पेपर करने जा रहे हैं। यदि आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। चौथा प्रश्न है आपका कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती हैं, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खाली स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। अब कौन सी सिद्धांत पे आधारित है आपने यदि पढ़ा होगा तो इसका आसानी से आप आंसर ढूंढ लेंगे। इसका आंसर है आपका दूसरा, बुद्धि के वितरण। अब क्यों है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे में बहुत सारे सॉल्व पेपर आप लोगों के बीच में रखूंगा, पहले समझा के रखूंगा, उसके बाद समझाऊंगा नहीं, सीधे आपको आंसर देना है और मैं इधर से आंसर आपको बताऊंगा। बुद्धि के वितरण प्रतिस्थापित, क्या है, प्रतिस्थापित सिद्धांत के अनुसार लगभग 70% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य लगभग होता है और 15% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि आपका 110 से अधिक तथा मतलब लगभग समझ लीजिए कि 110 के बीच होता है और 15% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से भी कम होती हैं। अब आपको क्या करना है, इसे याद कर लेना है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। बहुविधि सिद्धांत जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी एकत्रित कर लीजिए क्योंकि हमारी वीडियो पे इसके बारे में बताया गया है और वो बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है हमारे चैनल पे। पांचवा है आपके स्क्रीन पे कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है, इससे पहला है गहन प्रतियोगिता होती है, दूसरा है आपका उच्च नैतिक विकास होता है, तीसरा है आपका समूहों में क्या होता है, द्वंद्व होता है और चौथा है आपका उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अब आप देख लीजिए कैसे इसका आप आंसर ढूंढेंगे। देखिए, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी, जैसे पहली से पांचवी वाले तो अधिक उम्र के हो गए, छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है, तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है आपस में विद्यार्थियों का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थियों तथा कम उम्र के अकुशल विद्यार्थियों के सहयोगी अधिगम से
जन्मे समाजीकरण के साथ साथ उच्च उपलब्धि तथा आत्मसम्मान विकसित होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आपका, आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं हल करके आप लोगों को बता रहा हूं प्रश्न को, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं। छठा प्रश्न है आपका कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, जो पहले का सीखा हुआ है उसके बारे में कह रहे हैं कि वह बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है जब हम नई कुछ सीखते हैं। तो यह क्या कहलाता है? खाली स्थान में हमें भरना है। पहला आपका अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, तीसरा आपका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और चौथा है आपका अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। देखिए अब ढूंढेंगे कैसे। जब पूर्व का सीखा हुआ आपको बाद में काम नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल शून्य हो गया। तो इसी तरह से इसका आंसर यही होगा कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण, जो आपने सीखा उसका कहीं पर आपने उपयोग नहीं किया। देखिए जब पूर्व में की गई अधिगम प्रक्रियाओं से नवीन अधिगम प्रक्रियाएं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती, अर्थात पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से नहीं होता है, तो इस प्रकार का सीखना अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। जब आपने सीखा उसका कहीं उपयोग ही नहीं किया और आपसे हुआ ही नहीं तो आपने कुछ नहीं सीखा, इसीलिए इसका आंसर अधिगम का शून्य स्थानांतरण ही होगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आपका कि चिंतन अनिवार्य रूप से है। एक क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से तो है, लेकिन क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि पहला, दूसरा है आपका मनोगतिक प्रक्रिया, तीसरा है आपका मनोवैज्ञानिक परिघटना, चौथा है आपका भावनात्मक या भावात्मक व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? संज्ञानात्मक गतिविधि। आप भी थोड़ा सा सोच लिया कीजिए मेरे आंसर देने से पहले। अब ये किस तरह से होता है मैं वो भी आपको बता देता हूं कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब जीन पियाजे का जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हमारे चैनल पे उसका वीडियो पहले से उपलब्ध है, आप उसे जा करके देखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आठवां प्रश्न भी देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है आपका, एक बालक केंद्रित क्या है? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित जब भी आएगा आप समझ लीजिएगा कि बच्चे पे आधारित है। बच्चे को ही सबसे क्या रखना है? बीच में रखना है। उसी को क्या देना है? आपको सम्मान देना है। जब उसका आप सम्मान करेंगे तभी आगे वो कुछ सीखेगा। बाल केंद्रित में ऐसा ही होता है। पहला है आपका व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, दूसरा है आपका मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा है आपका व्यक्तिक रूप से और चौथा है आपका समूहों में। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये आठवां नंबर प्रश्न का, आप सोचिए, मैं बता देता हूं आपको, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। अब कैसे होता है आप एक बार इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। वैसे कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। ऐसा प्रश्न आ जाएगा, एक प्रश्न यहां से और बन गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया है तथा बच्चों को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया है। इसके अनुसार एक बाल केंद्रित कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे सामान्यतः व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिक और सामूहिक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आपका जिसका मैं चर्चा कर रहा था वही आगे। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है। जीन पियाजे द्वारा जो दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवधि है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा।
पहला है आपका प्रत्यक्षण, दूसरा है आपका समायोजन, तीसरा है आपका समावेशन और चौथा है आपका स्कीमा। अब क्या टिक लगाएंगे आप इसमें थोड़ा सोच लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है समावेशन। और क्यों है समावेशन तो मैं आपको बता देता हूं कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह प्रक्रिया समावेशन कहलाती है। समावेशन का मतलब ही आप समझ गए होंगे, एक दूसरे को समावेश करना कम ज्यादा करके। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप उससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं यदि बड़ी वीडियो लेकर के आता हूं आप लोगों के बीच में तो आप लोगों के पास में उतना टाइम नहीं होता है कि आप उस वीडियो को देख पाएंगे, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर के आऊँगा 10-10 प्रश्न का। क्या आप उससे सहमत हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए कि मैं इससे बड़ी वीडियो लेके आऊँ या इससे भी छोटी लेके आऊँ। वैसे मैंने सोचा है कि 10-10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर साइकोलॉजी पेडागोजी में लेके आए। तो लास्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती हैं कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? आप प्रश्न को एक बार में यदि नहीं समझ पाएंगे सीटेट में, जब आप परीक्षा हॉल में होंगे तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। पहला है आपका पुनर्वलन, दूसरा है आपका ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण, तीसरा है आपका व्यक्तिक विभिन्नताएं। क्या है? व्यक्तिक भिन्नताएं। और चौथा है आपका शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका जो वैसे देखा जाए तो करेक्ट आंसर है आपका 10वां का दूसरा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। अब आप मुझे बोलेंगे कि इसका आंसर ये क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं, एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को एक दूसरे के साथ जोड़ने से दोनों विषयों के ज्ञान का सहसंबंध तथा अंतरण होता है। इसीलिए इसका दूसरा आंसर होगा कि ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। आज मैं इतने ही रहने देता हूं, अगला वीडियो मैं फिर से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।